हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद हारून खान आज आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अभी तक हमने जाना कि सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट को कितने भागों में बांटा गया है, उनमें अंतर को जाना। फिर उसके बाद हमने उसके एक अंतर जो क्रिस्टल के प्रकार हैं उनके अंतरों को जाना था, उनके गुणों को जाना था, वो किस प्रकार के होते हैं। फिर आज हम जानेंगे क्रिस्टल के से रिलेटेड और परिभाषाएं और उनके ज्यामितीय आधार पर उनका विवेचन यानी कि उनके प्रकारों को। तो हम धीरे धीरे आज बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या है एकक सेल। एकक सेल यानी यूनिट सेल, इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट सेल। और यूनिट सेल क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल की वह लघुत्तम इकाई जिससे उसका निर्माण होता है। किसी भी क्रिस्टल की वह लघुत्तम इकाई, वह न्यूनतम इकाई जिससे उसका निर्माण होता है या फिर जिसकी पुनरावृत्ति से उसका निर्माण होता है, वो क्या कहलाती है? एकक सेल कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक क्यूब बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, मान लीजिए ये बॉक्स क्या है? एक यूनिट सेल है। तो इससे किस प्रकार निर्माण होगा ये समझिए कि देखो तो इस तरीके से देखो, हमने देखा इसमें कि एक क्यूब था, हमने और उसी के समान और क्यूब बनाए। तो जो क्यूब की पुनरावृत्ति यानी एक क्यूब से दूसरा क्यूब, दूसरे क्यूब से तीसरा क्यूब, तीसरे क्यूब से अगला क्यूब, इस तरीके से बनकर एक क्रिस्टल बनेगा। उस क्रिस्टल की जो निर्माण इकाई क्या है, यानी कि जो सबसे पहली जो यूनिट थी वो क्या थी? एक क्यूब थी। तो ये क्यूब इसकी क्या कहलाएगी? एकक सेल। यानी एकक सेल क्या है? किसी भी क्रिस्टल की वह लघुत्तम इकाई और न्यूनतम इकाई जिससे उस क्रिस्टल का निर्माण होता है। जैसे दूसरी भाषा में समझा जाए कि एक घर बनाते हैं, घर बनाते समय हम क्या करते हैं? दीवार बनाते हैं। पहले एक दीवार बनाते हैं, दीवार का निर्माण किससे होता है? एक ईंट से होता है। तो एक ईंट लगाए, फिर उसके बाद अगली ईंट लगाए, फिर उसके बाद अगली ईंट लगाए, फिर उसके बाद अगली ईंट लगाए, अगली ईंट लगाए, अगली ईंट लगाए, फिर उसके ऊपर इसी तरीके से करते जाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है? एक दीवार का निर्माण होता है। फिर एक दीवार के बाद फिर दूसरी दीवार बनती है, दूसरी दीवार के तीसरी दीवार बनती है, तीसरी दीवार चौथी दीवार बनती है। इस तरीके से एक मकान का पूरा निर्माण हो जाता है। तो वो जो मकान की शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत किससे होती है? उस गुम्मे से होती है। इसी प्रकार उस मकान का जो एकक सेल यानी यूनिट सेल क्या हुई? वो एक पत्थर हुआ, एक जो ईंटा जो हम लगाते हैं घर में, वो हुआ। तो इस प्रकार किसी भी क्रिस्टल का यूनिट सेल क्या होता है? उसके लघुत्तम इकाई होती है जिसकी पुनरावृत्ति से ईंटा लगाते गए और उस दीवार का निर्माण हुआ, दीवार का उस मकान का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार उस यूनिट सेल को लगाते जाएंगे, इस प्रकार उस क्रिस्टल का निर्माण हुआ। यानी किसी क्रिस्टल की न्यूनतम इकाई क्या कहलाती है? जिसकी पुनरावृत्ति से उसका निर्माण होता है, वो क्या कहलाती है? एकक सेल कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है यानी अगली इससे रिलेटेड परिभाषा है, वो क्या है? आपका है सतह यानी फलक। फलक को इंग्लिश में कहते हैं फेस। और किसी भी क्रिस्टल का फेस क्या कहलाता है? वह समतलीय पूर्ण अवस्थित सतह जिससे क्रिस्टल का निर्माण होता है। किसी समतल की पूर्ण अवस्थित या किसी क्रिस्टल की समतल तथा पूर्ण अवस्थित सतह क्या करती है? फलक कहलाती है। ठीक है। जैसे अभी हमने एक क्रिस्टल बनाया था, वैसे मान लो एक दीवार, एक कमरा तो आपने देखा होगा, कमरा कैसा होता है? घनी आकृति का होता है। तो कमरे की जो एक दीवार होती है, वो एक दीवार उस कमरे का क्या कहलाती है? फलक यानी फेस कहलाती है। वो एक कैसी होती है? समतलीय पूर्ण अवस्थित सतह होती है। ठीक है।
किसी जैसे कि ए मान लो, ये क्या है, एक सतह, एक फलक है, किसी भी क्यूब है, क्यूब अभी बनाया था, उस क्यूब का, ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6, यानी 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेस में हमने आगे वाला हिस्सा लिया, तो ये क्या है, इसका एक फेस हुआ। इस प्रकार इस तरफ का हिस्सा ए एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा पीछे वाला, चौथा बगल वाला, पांचवा नीचे वाला और छठवां ऊपर वाला। तो इस तरीके से किसी भी क्यूब में कितने 6 फेस होते हैं, और जो एक हिस्सा होता है, यानी एक सतह होती है, सामने की सतह, वो क्या कहलाती है, यानी एक सतह, फिर दूसरी बगल वाली, फिर इस तरफ वाली, फिर पीछे वाली, फिर ऊपर और नीचे। कमरा देख लीजिए, कमरे में 6 फलक होते हैं। उसी प्रकार जो समतलीय होते हैं, यानी कि किसी भी क्रिस्टल का समतल एवं पूर्ण व्यवस्थित सतह क्या कहलाती है, फलक कहलाती है, फेस कहलाती है। तो इसके बाद आता है रूप। रूप क्या होता है, उसको कहते हैं फॉर्म। तो फलकों, जो फलक होते हैं वो आपस में मिलकर जिस व्यवस्था, यानी जिस चीज का निर्माण करते हैं, जिस मतलब जो फलक होते हैं सभी आपस में मिलकर एक आकृति का निर्माण करते हैं। एक उस आकृति को क्या कहते हैं, रूप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दीवारें हुई आपकी, दीवार, छत और आपका फ्लोर कमरे का, ये 6 चीजें मिलकर एक क्या बनाया, एक कमरे का निर्माण कर दिया, यानी घनी आकृति का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार एक ये फलक है, हमने और भी फलक इसमें जोड़े, इसको जोड़ा, फिर एक यहाँ से एक फलक यहाँ से जोड़ दिया, एक फलक यहाँ से जोड़ दिया, और इस प्रकार हमने कितने फलक पा लिए, 6 फलक, ठीक है। तो इस तरीके से फलकों के निर्माण, यानी फलक जब आपस में मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, एक रूप, एक आकृति का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रूप कहते हैं। और जिस प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं वो रूप कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कोर। क्या आता है, कोर। कोर को कहते हैं एजिस, एज, ADG, एजिस। तो एज कोर, कोर, ठीक है। तो कोर को और एक भाषा में, साधारण भाषा में कहा जाता है किनारा। तो कमरे में कितनी कोरें होती हैं, कितने किनारे होते हैं, कमरे में 12 कोरें होती हैं, ठीक है। कितनी कोरें होती हैं, 12, 4, 4, 8 और 8, 4, 12 कोरें। यानी कोर क्या होती हैं, 2 फलकों के प्रतिच्छेद रेखा को, 2 फलकों की प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। मान के चलिए एक फेस ए है, एक फलक ए है और दूसरा फलक ए है, ये आपस में मिले तो कुछ किस तरीके से मिलेंगे, कुछ इस तरीके से। तो जहां पे मिले ये क्या है, कोर है। जैसे कि ये 2 फलक हैं, एक ए वाला फलक है, एक ए वाला फलक, कहाँ मिले, यहाँ पे, ये क्या हुई, ये कोर हुई। नीचे वाला फलक और इस तरफ वाला फलक जहां मिला तो एक कोर कहलाएगी। समझ गए कोर क्या होती है। कोर के बाद आता है एक इसमें आखिरी चीज होती है अंतर फलकीय कोण। क्या होता है, अंतर फलकीय कोण, यानी एंगल्स। अब एंगल होते हैं इसमें, और एंगल की बात करें तो जहां 2 कोरों का, सॉरी 2 फलकों के, किसी क्रिस्टल में 2 फलकों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अंतर फलकीय कोण कहते हैं। 2 फलकों के बीच बने कोण को, देखो यहाँ पे ये किस किस फलक के बीच बने कोण है, सॉरी 2 कोरों की, सही कह रहे थे। किसी क्रिस्टल में 2 फलकों के या 2 समतलीय फलकों के बीच के कोण को, यानी 2 समतलीय फलकों को जोड़ने पर जो उनके बीच कोण बनता है, 2 समतलीय फलक यहाँ पे जोड़े तो इनके बीच जो कोण बना, देखो देखो यहाँ पे एक फलक, 2 फलक, इस तरीके से मान चलिए एक 6 फलक इसमें जुड़े हुए हैं, एक जो दिख रहा है इसका एक हिस्सा दिख रहा है, तो एक कोण क्या है, अंतर फलकीय कोण होते हैं। अभी थोड़ा चित्र नहीं 3D नहीं बन पाएगा, लेकिन 2D देखो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें 6 फलक हैं। जिसका एक हिस्सा में दिख रहा है, बकाया हिस्सा इसके पीछे है जो कि हिडन है,
हम नहीं बना सकते 3D में। तो उसका ये इन फलकों के बीच, यानी एक फलक यहाँ पे कुछ इस तरीके से है और एक फलक यहाँ पे इस तरीके से है, तो इसके बीच जो बना कोण होता है वो क्या कहलाता है? अंतर फलक ये कोण कहलाता है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम करेंगे ज्यामितीय आधार पर क्रिस्टलों की रचना, क्रिस्टलों के प्रकार। ज्यामितीय आधार पर क्रिस्टलों के प्रकार की हम बात करेंगे। तो अब आगे हम पढ़ते हैं उसी चीज को। तो हम अब पढ़ेंगे क्रिस्टल निकाय। क्रिस्टल निकाय नॉर्मली अभी हम जैसा बोल रहे थे कि क्रिस्टलों का ज्यामितीय आधार पर ज्योमेट्रिकल आधार पर हम क्रिस्टलों का वर्गीकरण करते हैं। उन्हें 7 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, नॉर्मली 7 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और 7 के नाम हमें याद होने चाहिए। 7 की कंडीशंस यानी अक्षीय दूरी, अक्षीय कोण के बीच क्या रिलेशन होता है ये याद होना चाहिए। उदाहरण तो एक एक चले जाएगा और उनकी आकृति कैसी होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो कुल मिला के हम इसमें बनाना जानेंगे और उसको समझना जानेंगे। अभी तक आकृति चाहे बनाना है, लेकिन हमें ये 2 चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए, अक्षीय दूरी, अक्षीय कोण, उनके नाम। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है और इनमें हम बताएंगे कौन सा क्रिस्टल आपको इस चैप्टर में पढ़ना है सबसे ज़्यादा और कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जैसे कि उसका क्रिस्टल, हाँ अब बात करें अक्षीय दूरी की, तो अक्षीय दूरी यहाँ पर ए, बी और सी में डिनोट की गई है और अक्षीय कोण को अल्फा, बीटा और गामा में डिनोट किया गया है। ठीक है, तो किसी क्रिस्टल का पहला जो रूप है घनीय, क्या है? घनीय। इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबिक। क्या कहा जाता है? क्यूबिक। ठीक है, घनीय यानी क्यूबिक। और इसका जो आपको पता है अक्षीय दूरियां होती हैं, यानी कि क्यूबिक जो होता है उसकी जो एजेस होती हैं, यानी कि एजेस यानी दूरी। ठीक है, एजेस होती हैं जो, ठीक है, डायमेंशंस, उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिस चीजें होती हैं घन में कैसी होती है, तीनों ही कैसी होती है? बराबर होती हैं। आप सभी लोग जानते हैं, बताना नहीं पड़ना चाहिए। तो ए बराबर बी बराबर सी, और इनके बीच पता होना चाहिए कि एंगल कितना होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ठीक है, इसका उदाहरण होता है पाइराइट। एक एक उदाहरण हम तैयार करेंगे और कुछ ज्यादा नहीं, जो आपको फिर उचित लगे किताब के अनुसार आप देख लेना। आकृति इसकी आप सभी को पता है, एक कमरे के समान, मतलब एक घनाकार कमरा हो तो जिसमें जे इसकी आकृति समझ गए होंगे। क्यूबिक, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी अक्षीय दूरी होती है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अक्षीय कोण होते हैं अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, और दैट्स इसका जो पाइराइट इसका क्या होता है? उदाहरण होता है, और आकृति इसकी इस तरीके के समान होती है, घनाकार होती है। अब दूसरा जो आता है इसके बाद आता है द्वय समलंबाक्ष। द्वय समलंबाक्ष, द्वय समलंबाक्ष। और द्वय समलंबाक्ष को क्या कहते हैं? टेट्रागोनल। क्या कहा जाता है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, जैसा कि इसका नाम है हिंदी में द्वय समलंबाक्ष। द्वय सम का मतलब क्या हुआ? दो। द्वय का मतलब दो, सम का मतलब समान। तो क्या है? दो समान है। क्या दो समान है? भुजाएं। ठीक है, तो इसमें दो भुजाएं समान होती हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल और डज नॉट इक्वल टू सी, यानी तीन भुजाओं में से कोई दो भुजाएं समान होती हैं।
ये दो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे आपके पास एक क्यूब है, क्यूब में क्या सभी भुजाएं समान होती हैं। क्यूब को इस तरीके से खींच दें, लंबा कर दें, ठीक है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक क्यूब है जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, और इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर से इस तरीके से खींच दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये भुजा ये जो भुजा होगी क्या हो जाएगी, और लंबी हो जाएगी। तो यानी इसकी, लेकिन ये दोनों कोण तो समान रहेंगी ना। इसको ऐसे में खींचा, तो जब खींचा ऐसे में, तो ये दोनों कोण जब समान रहेंगी लंबाई और चौड़ाई, तो ए इज इक्वल टू बी और डज नॉट इक्वल टू सी के समान नहीं रह पाएंगे। और इनकी कंडीशन में अब देखो आगे लिखा हुआ है लंबाक्ष। लंबाक्ष का मीन्स होता है सभी इसके कोण कहते हैं लंब हैं। लंब है मतलब कैसे हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ठीक है। इसका उदाहरण होता है रूटाइल। और इसको कैसे बनाएंगे, हाँ कुछ इस तरीके से मान लीजिए एक ये है, मिला दीजिए, जो हो गया आपका द्वय समलंबाक्ष। तो ए भुजा समान, ए भुजा समान, लेकिन ए वाली भुजा कैसी, बड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया द्वय समलंबाक्ष, ठीक है। अब तीसरा होता है विषम लंबा